जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज का यह जो क्लास होने वाला है आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। इस वीडियो में हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी को कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है एवं इस बार आने का संभावना है, क्योंकि यह जो सवाल है आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। जैसे में आपका सवाल कह रहा है पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको समझा दे। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ। क्या होता है? समान अर्थ। पक्षी का समान अर्थ क्या हो जाएगा, और पर्यायवाची से आपके एग्जाम में दो प्रश्न पूछा जाता है, आप एक कंफर्म कर लीजिए। ठीक है ना। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा नहीं होगा। पक्षी को हम लोग द्विज भी बोलते हैं, बिल्कुल से पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विज भी बोलते हैं। शंकुत भी हम लोग पक्षी को बोलते हैं, पखेरु भी हम लोग पक्षी को बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन केहरी हम लोग पक्षी को नहीं बोलते। ठीक है। केहरी हम लोग किसको बोलते हैं, तो केहरी हम लोग शेर का पर्यायवाची होता है। केहरी किसका पर्यायवाची होता है, शेर का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर सवाल करा पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऐसा एक क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, द्विज आपका पक्षी का हो जाएगा, शंकुत आपका पक्षी का हो जाएगा, पखेरु आपका पक्षी का हो जाएगा, लेकिन केहरी यहाँ पर नहीं होगा। केहरी किसका हो जाएगा, शेर का हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो केहरी आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया, बिल्कुल अच्छा है। चलिए अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं, जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार आपको बता भी चुके हैं हम आपको, और ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है। सवाल क्या कर रहा है, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा। अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा, याद रखिएगा। अस्थावर का जो सही विलोम शब्द होता है वह जंगम होता है। क्या होता है, जंगम होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अस्थावर का सही, अस्थावर का मतलब होता है, क्या होता है, कोई बच्चे बता सकते हैं। अस्थावर का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है, स्थिर। और जंगम का मतलब क्या होता है, चलना, गति करना। ठीक है, जंगम का मतलब क्या होता है, गति करना या चलना। अस्थावर का मतलब होता है स्थिर और जंगम का मतलब होता है चलना। तो उल्टा आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर विलोम शब्द से भी आपके एग्जाम में दो सवाल बनता है। ठीक है ना। चलिए अगले नंबर सवाल को चलते हैं, और आप लोग को टारगेट रहना चाहिए। हिंदी का पहले 20 प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद जीके का 20 प्रश्न, उसके बाद मैथ का 20 प्रश्न है। तो टारगेट रहना चाहिए हिंदी में आपका 20 में से कम 15 प्रश्न यहाँ पर सही हो। तो कमेंट में आप लोग जवाब देते चलिएगा। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, याद रखिएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। एक बच्चे का रहा है निर्धन, नहीं होगा बाबू, निर्धन नहीं होगा। उसको जिसके पास कुछ भी ना हो उससे हम लोग अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अकिंचन बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एसएससी जीडी में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे चलिए। अगला वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देख लेना है। और अरनय रोदन, अरनय रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अरनय रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। अरनय रोदन मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, व्यर्थ का प्रयास या ऐसी पुकार जिस पर कोई ध्यान न दे। मतलब व्यर्थ का प्रयास करना। जैसे में मान लीजिए आपको मैथ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप मैथ को मतलब मैथ को छोड़ दे रहे हैं या उसको बनाने का कोशिश नहीं करें, तो आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको ध्यान देना है, तब आप मैथ सीख जाएंगे। यहाँ पर और नए रोदन का मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, व्यर्थ का प्रयास या ऐसी पुकार जिस पर कोई ध्यान न दे। ठीक है, मतलब आप चिल्ला रहे हैं और आपका कोई बात सुन ही नहीं रहा, तो ऐसा क्या फायदा। ठीक है, व्यर्थ का प्रयास या ऐसी पुकार जिस पर कोई ध्यान न दे, ये अनय रोदन का अर्थ होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसा ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, लास्ट तक देख
देख लेते हो तो यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप भी वादा कीजिए कि हाँ सर मैं क्लास को पूरा देखूंगा, क्योंकि आप पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा होगा। अगला नंबर सवाल है, शुद्ध वल्तनी का चयन करें। शुद्ध वल्तनी का आपको चयन करना है। शुद्ध वल्तनी इसमें कौन सा है? और एक ऐसा प्रश्न आपकी एसएससी जीडी में हर साल पूछा जाता है कि शुद्ध वल्तनी वाला कौन सा शब्द होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, शुद्ध वल्तनी का चयन कौन सा हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कवित्री कैसे लिखा हुआ है, आपको जब भी ऐसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा यही वाला कवित्री से होगा। क व य के शुरुआत से ओढ़ाया, हर्षी ओढ़ाया है और त्र को दीर्घई ओढ़ाया है। ठीक है, क व इत्री इस प्रकार से लिखा रहेगा तब आपका जाकर सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। जैसे में यहाँ पर कवित्री है उसी प्रकार से पूछा जाता है कि जैसे में शुद्ध वल्तनी का चयन कीजिए और आपका नीचे उज्जवल दिया रहता है। क्या दिया रहता है? उज्जवल। और कौन सा उज्जवल सही लिखा रहता है तो देख लीजिएगा, जिसमें दोनों जय आधा रहे, जिसमें दोनों जय क्या रहे? आधा रहे, वो वाला उज्जवल क्या रहता है? बिल्कुल सही रहता है। ठीक है ना, और आप लोग मेरा भाई समान आप लोग बन चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए आज क्लास, आप लोग को आवाज से पता चल रहा होगा। ठीक है ना, उससे मतलब मैं आपका एग्जाम जो है 23 फरवरी से स्टार्ट, तो मैं नहीं सोच रहा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, मैं रोजाना आपको रिवीजन कराऊं आपको फायदा के लिए। ठीक है, तो तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए क्लास लाए हैं, तो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग चैनल को क्या कर लीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आज से कल भर में आपका 50,000 फैमिली कंप्लीट होने वाला है। देख सकते हैं, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग 49 दशमलव कुछ करके आपका होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक सब्सक्राइब हमको बहुत ही आगे बढ़ाएगा और आपको भी बहुत आगे बढ़ाएगा, आपको वर्दी दिलाएगा, क्योंकि आप जैसे 50,000 बच्चे इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी तैयारी में जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और 50,000 सब्सक्राइबर को आज ही पूरा कीजिए। ठीक है, आप लोग एक एक जो जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं एक सब्सक्राइब जरूर करके इस वीडियो पर मतलब इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए अगला नंबर सवाल है, उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है। तो उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या होगा? निमीलन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, अनल और अनिल। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अनल और अनिल का सही शुद्ध शब्द क्या होगा? तो अनल मतलब हवा हो, अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। अनल का मतलब क्या होता है? आग होता है। याद रखिएगा, अनल का मतलब क्या होता है? आग, और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। अनल का मतलब आग और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। तो यहाँ पर आपका क्या करा, अनल और अनिल शब्द का सही अर्थ आपको पहचानना है। तो अनल का आग हो जाएगा और अग्नि अनिल का क्या हो जाएगा? हवा। तो आग और क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। मैं कहूंगा साथियों आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि 23 फरवरी तक आपका एग्जाम स्टार्ट है, 23 फरवरी से। तो आज से जी जान आपको लगा देना है, मेहनत करते रहिए। ठीक है ना, आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर है कि सफलता इस बार मिलेगा। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब खग जाने खग की भाषा मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं। मान लीजिए कि आप दो को पढ़े लिखे बच्चे हैं, वहां पर एक अनपढ़ बच्चा आ गया, तो पढ़ा लिखा वाला बात वो नहीं ना समझेगा। खग जाने खग का स्वाद मतलब है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं। जैसे में चिड़िया या कुत्ता बात कर रहा है तो हम लोग उसके भाषा को समझेंगे नहीं ना। समान प्रवृत्ति वाला, जैसे में समान प्रवृत्ति वाला ही एक दूसरे को समझ सकता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही जवाब आप सभी का आना चाहिए। ठीक है ना, हिंदी का टारगेट हमारा रहना चाहिए 20 में से 18 या 17। इतना अगर आप टारगेट यहाँ लेकर चलते, इस क्लास में टारगेट लेकर चलते, तो आप अपने एग्जाम में 18-19 प्रश्न सही करके आओगे। ठीक है ना, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, आगे चलिए। ये वाला प्रश्न हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें, यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो शुद्ध वाक्य का चयन कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। वह दंड देने योग्य है, ये शुद्ध होगा, या वह दंड पाने योग्य है, या वह दंड लेने योग्य है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर देखिए आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो वह दंड के योग है, वह दंड के योग है, नहीं है वह दंड के योग है, ऐसा ही शुद्ध वाक्य, यही शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है,
तो इसका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना है कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, इत्ती का सही विलोम शब्द क्या होगा। इत्ती का सही विलोम शब्द क्या होगा, कोई बच्चे बता सकते हैं इत्ती का क्या होगा। इत्ती का अर्थ होगा, इत्ती का उल्टा क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। इत्ती का उल्टा क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। और अभी तक आप लोग एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ एग्जाम के टाइम सारा पीडीएफ आपको डाला जाएगा वहीं पर, ठीक है ना। जो फ्री वाला पीडीएफ है सब आपको वहीं पर डाला जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको वहीं पता चलेगा, या कोई भी वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले आपको वहीं पता चलेगी। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है, एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है, ठीक है ना। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है, इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, मिर्गेंद किसका पर्यायवाची शब्द है। मिर्गेंद किसका पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखिएगा मिर्गेंद किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। मिर्गेंद आपका शेर का होता है, किसका होता है पर्यायवाची शब्द, शेर का होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिर्गेंद किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो शेर का। अश्व किसका होता है, तो अश्व घोड़ा का होता है। अश्व किसका होता है, घोड़ा का होता है, ठीक है। आगे चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, अट्टालिका का तद्भव क्या होगा। अट्टालिका का तद्भव क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अट्टालिका का जो तद्भव होगा वह अट्टारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्टारी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अट्टारी। सी ऑप्शन इसको बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा जिसकी आशा नहीं किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसकी आशा न किया गया हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, 15 नंबर आपका सवाल क्या है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, अन्वेषण। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह अनु प्लस एसन हो जाएगा। अनु प्लस क्या हो जाएगा, एसन। अनु प्लस में क्या हो जाएगा, एसन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनु प्लस में क्या हो जाएगा, एसन। तब क्या मिलकर क्या बनेगा, अन्वेषण। संधि विच्छेद से भी आपके एसएससी जीडी में 2 सवाल पूछा जाता है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अनु प्लस में एसन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करे, 17 नंबर आपका सवाल है, हाथ कंगन को आरसी क्या लुकोक्ति का अर्थ क्या है। हाथ कंगन को आरसी लुकोक्ति का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा हाथ कंगन को आरसी लुकोक्ति का अर्थ क्या है। जैसे में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सही है तो उसको सबूत का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथ कंगन को आंसू लुकोक्ति का क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगला नंबर सवाल क्या करा है, 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, पावक किसका पर्यायवाची है। पावक किसका पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा पावक किसका पर्यायवाची होता है, तो आसन यानी आग का होता है। पावक किसका पर्यायवाची होता है, आग का होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है, मुख का विलोम शब्द क्या होता है। मुख का विलोम शब्द क्या होता है, मुख का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह आपका वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुख का विलोम शब्द क्या होता है, वाचाल हो जाता है। मुख मतलब क्या हो जाता है, कोई बोल बता पाएंगे। मुख का मतलब जो बहुत धीरे धीरे बोलता है। मुख का मतलब जो बहुत धीरे धीरे बोलता है, तो वाचाल का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर और आज का हिंदी का
आखिरी सवाल, उसके बाद जीके को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आशीर्वाद का कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद का कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। एक बच्चे का बोल रहा है कि सर ए वाला होगा, ए वाला होगा। देखिए तो ए वाला नहीं होगा बाबू, ध्यान से थोड़ा सा देखिए, ए वाला नहीं होगा, ठीक है। आप लोग भी फटाफट जवाब बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है एक बच्चे का बी वाला, आशीर्वाद, बिल्कुल सही है बाबू। आशीर्वाद ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आशीर्वाद, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग यहाँ पर 20 में से अपना हिंदी का स्कोर बताइए। 15 प्लस हुआ सही, 15 प्लस सही हुआ तो बिल्कुल ही अच्छी बात है। जीके में कोशिश कीजिए कम से कम 20 में से 16-17 प्रश्न सही हो जाए, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक हिंदी का भी थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला टाइप के आपको दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सही व तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर कौन सा विक्रेता सही लिखा हुआ है, कौन सा विक्रेता यहाँ पर सही लिखा हुआ है। तो बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, विक्रेता सही लिखा है, बी वाला सही लिखा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, 2 नंबर थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, क्योंकि ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 24 से 36 कह रहा है, 24 से 36, 24 एक मिनट, या एक मिनट, यहाँ पर 24 से 36 बढ़ रहा है, 24 से कितना बढ़ रहा है, 36। तो इसके बीच में संबंध क्या आ रहा है, तो दोनों को ऐड किया, 2 4 कितना होता है, 2 4 कितना होता है, 6, 6 का स्क्वायर किया हुआ है 36। उसी प्रकार से 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। इसके बाद हम लोग जीके को कवर करेंगे, ठीक है। एक दो प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये सब प्रश्न, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, अक्षर एम के ठीक बाया, एम के ठीक बाया, एम के ठीक बाया कौन सा अक्षर होगा, एकदम इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाया, जैसे में सबसे पहले तो हम एम लिख देते हैं, अल्फाबेट का लेटर आपको पता होना चाहिए, और उसके बाएं पूछ रहे तो बाया किधर होगा, इधर होगा बाया, ठीक है ना, इधर होगा, होगा बाएं आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एम से पहले क्या आता है, कोई बताइए तो, ठीक बाएं। तो ओ पी क्यू, अच्छा ज्यादा चल जाएगा ना, तो एल, एल आता है, क्या आता है, एल आता है, एल एम एन। अगर देखिए एल एम एन बीच में आपका एम हो गया तो इसके बाएं पूछेगा तो एल, दाएं पूछेगा तो एन। यहाँ पर बाएं पूछ रहा है तो एल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको पता भी चल रहा है बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको समझना है, ये काफी इंपोर्टेंट है। अब हम लोग किसको देख लेते हैं, जीके के 20 प्रश्न को कवर कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो जीके का भी टारगेट हमारा रहना चाहिए साथियों, 15 प्लस टारगेट टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, अगला नंबर सवाल है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया। यहाँ पर काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया, मतलब किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया और अपने साम्राज्य का एक राज बनाया, कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है सर राजेंद्र प्रथम होगा, नहीं होगा बाबू, राजा राम प्रथम हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजा राम प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, 2 नंबर आपका सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद किसके तहत, 123 के तहत। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नदी है जो पंचनद का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी आपका पंचनद का हिस्सा नहीं है। सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। इसका लंबाई अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु नदी का लंबाई कितना होता है, तो 2980 किलोमीटर इसका लंबाई होता है। इसका लंबाई कितना होता है, 2980 किलोमीटर होता है। अगर यही बात करते गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई होता है। 2525 किलोमीटर क्या होता है, गंगा नदी का लंबाई होता है। और गंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल क्या करा है, 4 नंबर आपका सवाल है, गिफेन वस्तु, गिफेन वस्तु यानी गिफेन गोल्ड के संदर्भ में क्या सही है। गिफेन वस्तु का मतलब क्या होता है, तो कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, ठीक है। कीमत बढ़ने पर मांग भी क्या होता है, बढ़ता
है या कीमत का मांग पर कोई प्रभाव नहीं, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो एक बच्चे का रहा है कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ता है। जब इस वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग भी बढ़ेगा, यानी गिवन वस्तु का मतलब वही होता है, अगर कीमत उस वस्तु का बढ़ रहा है तो उसका दाम भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब उसका मांग भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 के जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, यहाँ से तो पहले आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। और उसके विरोध किसने नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया था? तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जनगण मन की रचयिता किया है। जनगण मन की रचयिता किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना किया है? जनगण मन का रचना किए हैं। और जालियांवाला बाग में अंग्रेजों का प्रधान कौन था, ये भी पूछता है, तो याद रखिएगा जनरल डायर का था। कौन था? जनरल डायर था, याद रखिएगा। और यह पूरा डेट की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के पंजाब में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निकास किस प्रक्रिया के कारण होता है? जो ऑक्सीजन का निकास होता है वह किस प्रक्रिया के कारण होता है? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जल का प्रकाश अपघटन के कारण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निकास किस प्रक्रिया से होता है? तो जल से होता है। मतलब आपको यहाँ सवाल पूछ रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण में जल बाहर निकलता है, जल से कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो जल से आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। इस प्रकार से जल से आपका कौन सा गैस बाहर निकलता है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है, आगे देखिए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चुना गया था? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चुना गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चुना गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब था? तो 1956 से 1956 से कितना था, कोई बता सकता है? 61 था। 1956 से कितना था? 61 था। और पहला जो था वह 1951 से 56 था। पहला क्या था? 1951 से 56 था। पहली पंचवर्षीय योजना किस लिए करवाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए। पहला जो पंचवर्षीय योजना किया गया था वो किस लिए किया गया था? कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। 1951 से आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, पहले पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 था, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है सत्तरिया नृत्य। सत्तरिया नृत्य शैली का उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ? सत्तरिया नृत्य शैली का उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में हुआ है, कोई बच्चे बताएंगे? सत्तरिया नृत्य जो आपका है वह कहाँ उत्पन्न हुआ है, कोई बताइए? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, एक बच्चे का आ रहा है मणिपुर। मणिपुर नहीं होगा, केरल भी नहीं होगा। केरल का आपका क्या हो जाएगा? केरल के लोग मन को मोह लेते, यानी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का है, ठीक है। ये सतरिया पूछ रहा है तो एक असम का हो जाएगा। असम का और भी फेमस है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिहू। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। सतरिया भी कहाँ का है? असम का। और इसका शुरुआत, सतरिया लोक नृत्य का शुरुआत किसने किया था? तो श्री शंकर देव ने किया था। किसने किया था? शंकर देव ने किया था, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल है कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44, ठीक है, आगे चलिए। 10 नंबर आपका सवाल क्या है? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने किसको हराया था? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यहाँ पर सबसे पहले क्लियर कीजिए, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था? 1556 में। दूसरा 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। और तीसरा कब हुआ था? 1561 में शायद ना, 61 में शायद हुआ था, ठीक है ना, तीसरा लड़ाई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसने मतलब किसको हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है, आगे चलिए।
अगला नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जूते हुए खेतों के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। मतलब है हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर जूता हुआ खेत का प्रमाण यानी साक्ष्य मिला है। तो कौन सा आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है कालीबंगा में मिला है। कहाँ में मिला है, कालीबंगा में। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, कौन सा प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, कौन सा ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो अ, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है ना। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका स्थापना पूछेगा तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को जीएसटी का स्थापना पूरे भारत में किया गया था। मतलब कोई भी वस्तु पर जीएसटी लगाया गया था। ठीक है ना। 1 जुलाई 2017 ईस्वी को इसका पूरा नाम है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। और आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जैसे में एटीएम, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो मैं कहूंगा आप इसको अच्छे से रट जाइए। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, तो वेनस यानी शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है। रेड प्लेनेट के नाम से किनको जानते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं। या इसको गुलाबी ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या, कौन सा ग्रह कहते हैं, गुलाबी ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं। बृहस्पति को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। और सबसे छोटा ग्रह किसको कहते हैं, बुध को कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बुध सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, तो 88 दिनों में पूरा करता है। कितना दिनों में पूरा करता है, 88 दिनों में पूरा करता है। ठीक है ना। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा। ठीक है। और पूछा जाए हरा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वरुण को ही हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, बताइए तो। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है क्या रहा है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। यह भारत की दूसरी राष्ट्रपति महिला में बनी है। ठीक है, पहली आपका प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल 2007 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है। एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लियर कीजिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ में, तो उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, यह किस जिला में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान आपका पूछा जाता है, जैसे में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो रणथंभौर आपका राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, राजस्थान में। उसी प्रकार से कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान को। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सिमलीपाल कहाँ में है, सिमलीपाल कहाँ में है, सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो सिमलीपाल आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, वो भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। इसमें कौन सा विटामिन आपका जल में घुल जाता है, तो विटामिन सी जो है वह आपका क्या हो जाता है, जल में घुल जाता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है, तो विटामिन सी आपका जो है वह जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। विटामिन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए विटामिन सी की कमी से क्या होता है हमारे शरीर में, तो दांत में खून आने लगता है। दांत में क्या आने लगता है, खून आने लगता है। दांत में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, जिसके लिए आपको डॉक्टर जो रहता है वो खट्टे पदार्थ खाने का सलाह देता है, जैसे संतरा ये सब हो गया। ठीक है, आगे चलिए।
अगला नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, विजयनगर जो साम्राज्य का स्थापना हुआ था वह आपका हुआ था 1336 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह जो चैनल है आपका बड़े भैया का है और इस पर जल्द ही आपका 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है आज और कल के बीच में। तो आप लोग आज ही करवा दीजिए, इतना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और 50,000 चैनल को जल्दी आप लोग पूरा दीजिए, ठीक है। आप लोग इतना सारा वीडियो देख रहे हैं, अगर एक एक भी सब्सक्राइब आप लोग कर देते हैं तो आज ही मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। या किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो फसल से ही। इसका कौन हो जाएंगे जनक? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। आगे आइए। 19 नंबर आपका सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पहले भारत में जो सूर्य उगता है वह अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है, ठीक है। अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश का हो जाता है। भारत में कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज का आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपको मैथ भी कवर कर